तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जल्द से जल्द एक 10वीं का न्यू बैच शुरू करिए। तो फाइनली आप लोग का जो इंतजार था वो ख़त्म हो गया और आज से हम लोग क्लास 10वीं का न्यू बैच शुरू कर दिए हैं। तो ये हमारा 10वीं का ये फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम सबसे पहले आप लोग का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको कुछ बातें हैं बता देते हैं क्योंकि हमारा पहला वीडियो है, पहला क्लास है 10वीं का, तो कुछ बातें आप लोग को बताना हमारा फर्ज बनता है। सबसे पहले तो आप 10वीं शुरू कर रहे हो, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी स्टूडेंट होंगे उन सबको बोलो नया बैच शुरू हुआ है तो आप लोग भी अब शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद आप लोग के पास जब 10वीं शुरू कर रहे हो तो आप लोग के पास ये जो बुक देख रहे हो ना, ये बुक होना जरूरी है। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट ये है कि अब जो बुक था ना, आपके घर में जो भैया होंगे या दीदी जो भी होंगी उनका जो किताब है वो अब पढ़ना नहीं है, वो चेंज हो गया, अब नया बुक आ गया है। आप जाना मार्केट में और बोलना कि एनसीईआरटी बुक हमें न्यू वाला दीजिए, क्योंकि आपको बता देते हैं कि पहले जो पढ़ना था उसमें से 20% अब कट हो गया है, मतलब पहले की अपेक्षा अब कम पढ़ना है। और साथ में उससे भी अच्छा न्यूज़ सुन लीजिए कि पहले जो कठिन प्रश्न थे उसको हटा दिए गए हैं नए बुक में, और जो आपका एग्जाम होगा वो नए बुक से ही होने वाला है। ये सबसे न्यूज़ आप लोग के लिए बेहतर है कि पुराने बुक को अब नहीं पढ़ना है, नए बुक आ गया है, उस बुक में से 20% कट हो गया है सिलेबस, जो कठिन थे उसको हटा दिया गया है। तो अब आप लोग का इजी बहुत आसान किताब हो गया है। तो नए बुक से आप लोग स्टडी स्टार्ट करिए। और यदि बुक नहीं मिल रहा है आपके मार्केट में, एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां से 10वीं का बुक डाउनलोड करिए फ्री ऑफ कोर्स और देख सकते हो या पढ़ सकते हो, या मार्केट में मिल जा रहा है तो जा करके खरीद लो। तो आपके पास किताब होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये याद रहेगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखो, वास्तविक संख्या जो होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, हेडिंग डाल लीजिए सब लोग अपने कॉपी में, वास्तविक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। सबका हो गया। अब देखो क्या है, जो वास्तविक संख्या होता है ना, इसका परिभाषा जानना जरूरी है। अब आप कहोगे सर परिभाषा जान करके क्या करेंगे, तो जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो वहां काम देगा। समझ रहे हो? देखो बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं कि जाओगे और डायरेक्ट प्रश्नावली को शुरू कर देते हैं, वैसे आपका ना माइंड ग्रोथ होगा, ना आपका नॉलेज बढ़ेगा, ना आपका मार्क्स अच्छा आएगा, मतलब किसी काम का नहीं रह पाओगे। देखो 10वीं में आए हो या 9वीं में हो, जो भी क्लास में हो, आपको 1 साल ही मिलता है पढ़ने के लिए, और उसी टाइम आप लापरवाही करोगे, टीचर आपका लापरवाही करेगा तो आप बर्बाद होगे। टीचर तो होगा नहीं, आप होंगे, क्योंकि आपको मिला है सिर्फ 1 साल और उसी को बर्बाद कर दिए तो फिर क्या होगा, क्या मिलेगा आपको? आपका तो लाइफ चौपट हो जाएगा। इसलिए अच्छे टीचर को ढूंढना बहुत जरूरी है। आप लोग जहां भी ऑफलाइन में पढ़ते होंगे उन टीचर को आप लोग पहचानिए कि कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या उनकी बातें हमें समझ में आ रहा है, तभी उनके पास पढ़ेंगे, नहीं तो दूसरे के पास चले जाएंगे। अब ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप पढ़ने में मन ही नहीं लगाते हो, टाइम देते ही नहीं हो और बार बार टीचर को चेंज कर रहे हो, वैसा भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो यहाँ वहाँ भटकते हो ना, वो भी छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा? क्योंकि आप लोग अभी नए नए हो, अभी आपका जो एज है ना वो 14 से 15 ईयर्स होगा, तो आप लोग भटकने के लिए स्टार्ट हो जाते हो। वो भटकना नहीं है, अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। उधर भटकोगे इधर आपका खराब चला जाएगा, मार्क्स नहीं आएगा, घर में आप डांट खाओगे, पिटाओगे, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपका लाइफ खराब हो जाएगा, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे उधर भटकने से। क्योंकि भटकने से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग टाइम बर्बाद कर देते हो। टाइम बर्बाद की वजह से हम बोल रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे। तो टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। अभी 10 में हो, नए नए हो, मेहनत करोगे बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा, और हम आपके साथ हैं तो क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तो नया बैच शुरू हुआ है। जो दोस्त आपका मेंबरशिप में ज्वाइन होना चाहते हैं, नया बैच शुरू हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर से कार्व अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखो दिख रहा है कार्व अकेडमी ऐप,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, या प्ले स्टोर पर जा करके इस ऐप को डाउनलोड करके अपना कोर्स खरीद सकते हो। उसका मात्र 499 रुपया फी रहेगा, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराए जाएंगे, नोट्स मिलेंगे, कोई डाउट आएगा डाउट क्लास भी होगा, लाइव क्यूज होगा, लाइव क्लास होगा, ये सारे चीज़ मिलने वाला है मात्र 499 में। तो कार्ब अकेडमी ऐप डाउनलोड करके जा करके रजिस्टर करिए। रजिस्टर और लॉगिन का 2 ऑप्शन आएगा, रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करके आप लोग जा करके अपना जो हिंदी मीडियम वाला बैच है 10वीं का, वो जा करके परचेज कर सकते हैं। नहीं करने आ रहा है तो यहाँ पर नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल करके आप सर से बात करो, कैसे सर ज्वाइन करें आपको बता देंगे। ठीक है, तो जल्दी ज्वाइन करो क्योंकि स्टार्टिंग है। 499 रुपये जो फी है ना, समझ सकते हो कितना कम है यार। तो आप लोग इसे ले लो, खरीद लो। पापा मम्मी से बोलो 499 रुपये तो पर मंथ का देते होंगे कहीं पर क्लास जाने के लिए, तो देर ना लगाओ, बहुत कम फी रखा गया है आप लोग के लिए ही। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे, अपना काम पर आते हैं। हेडिंग डाल दिया सब लोग, वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे वास्तविक संख्या कहते किसको हैं। यहां पर हम लिखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, देखो वास्तविक संख्या का परिभाषा याद करने से कुछ होने वाला नहीं है। जो हम बात बोलेंगे, जो कहेंगे, वो आप लोग सुनिए ध्यान से और उसको समझिए, अपने माइंड में बैठाइए, वो आपको काम देगा। देखो वास्तविक संख्या आप लोग को पहले भी मिला होगा, ऐसा नहीं कि 10वीं में आए हो ना तो पहली बार मिल रहा है वास्तविक संख्या, ऐसा तो नहीं है ना। आप लोग पहले भी इनसे मिले हो। कहाँ मिले हो? 9th में मिले हो, 8 में मिले हो, 7 में भी मिले हो, 6 में मिले हो। वास्तविक संख्या से पहले वास्तविक संख्या का उतना काम नहीं था। 9, 8 में आप लोग को वास्तविक संख्या का उतना काम नहीं था, लेकिन 10वीं में आते ही पहला ही चैप्टर में वास्तविक संख्या ही पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आगे का जो कंसेप्ट होंगे, जो प्रश्नावली होंगे, इनके आधार पर क्वेश्चन भी होंगे, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्या, तो उसके आधार पर ही प्रश्न होंगे। समझ रहे हो ना? तो चलो, वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बनने वाली संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? वे संख्या जो परिमेय और अपरिमेय से बने हो उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। अब ऐसा नहीं कि जो हम कह रहे हैं ना उसको रट करके ही आप याद करोगे और हमेशा कहीं यही बोलते रहोगे, नहीं। कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट समझ जाओगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, चलो वास्तविक संख्या का तुम बोलो, आप ही लोग बोलो क्या होता है वास्तविक संख्या का परिभाषा। बोलो मेरे साथ एक बार। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बनने वाली संख्या ही वास्तविक संख्या होती है। तो क्या आप खुद से नहीं लिख सकते हो? हमको लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना। आप लिख लो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जो संख्या बनती है उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। हमने क्या कहा? ध्यान देना, अभी इस पर बहुत चर्चा होगी, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, हमने क्या बोला? परिमेय और मतलब प्लस और अपरिमेय। हमने 2 संख्या का जिक्र किया। कौन कौन? हमने जिक्र किया कि परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय किसे कहते हैं? ये तो 9th में पढ़े हो, ऐसे ही उड़ करके आए हो तो पता ही नहीं होगा कि परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं। थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो पता तो होगा। बोलो किसे कहते हैं? याद तो करो, थोड़ा सा माइंड को पीछे ले जाओ और देखो कि परिमेय संख्या सर क्या पढ़ाए थे आप लोगों का, क्या पढ़ाए थे। देखो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। याद आया? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उससे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। याद हो गया? और साथ में ध्यान रहे कि जो Q का मान हो वो 0 नहीं हो, ये शर्त याद होना चाहिए। यहां पर यदि Q का मान 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 उसे परिमेय संख्या कहते हैं। याद हो गया? पहले हमने आप लोगों को क्या समझाया? वास्तविक संख्या, कि वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय से मिलकर के बना होता है, उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं।
उसके बाद आती है परिमेय। तो परिमेय जिसको किसको कहेंगे, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। याद हो गया। अब आ जाओ अपरिमेय। अपरिमेय से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि इसको अपरिमेय देखो जो रूट में होता है, √5, √3, √7, ये सब जो संख्या होती है ये क्या होती है, अपरिमेय होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय से जो संख्या बनेगी उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। कोई संख्या दिया रहेगा तो आपको ये भी पहचानने आएगा ना कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। जैसे हम आप लोग को कुछ एग्जाम्पल दिए कि बताओ मेरे दोस्त ये 2 क्या है, तो क्या बोलोगे। कोई आपसे बोलेगा कि √2 क्या है, क्या बोलोगे। याद रखना ये जो 2 है ये परिमेय संख्या है। कैसे, हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, तो देखो पहले नंबर पे इसको हम नीचे 1 से भाग देंगे, कोई अंतर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 2 में 1 से भाग देंगे कोई अंतर नहीं होगा। यानी हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जो q का मान 0 नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या है। अब ये रूट में है, तो रूट में है तो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रूट देखेंगे और बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके अपरिमेय संख्या के बारे में आगे आप लोगों को बहुत मतलब जब बीएससी में जाओगे तो बहुत डिटेल इसमें पढ़ना होता है, लेकिन अभी 9, 10 के लिए इतना काफी है। जहां रूट दिखता है उसको बोलो अपरिमेय है। ठीक है, अब यदि आपसे बोल देगा ऐसा, ध्यान देना, √4 क्या बोलोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि रूट देखते ही बोल दोगे अपरिमेय, नहीं मेरे भाई, √4 का जो वर्गमूल होता है उसका 2 होता है, 2 जो है परिमेय है, इसलिए √4 भी परिमेय है। जिसका वर्गमूल ना हो, 5 का होगा क्या पूरा पूरा वर्गमूल, नहीं है, तो यह परिमेय है। √3 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है। √7 का होता है क्या, नहीं होता है। यदि लेकिन √9 हो, 9 इसका वर्गमूल होता है, क्या होता है, 3। तो जिसका वर्गमूल नहीं होगा वो अपरिमेय, जिसका हो जाएगा परिमेय। तो √9 क्या है, परिमेय है, क्योंकि उसका वर्गमूल होता है। याद रहेगा, ये बहुत छोटी बात है, ये बहुत छोटी बात है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं पहला टॉपिक था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये बात आप लोग को याद भी हो गई। उसमें आया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में भी आप लोग को पता चल गया होगा। अपरिमेय किसको बोलते हैं ये भी बात पता चल गया होगा। अब आते हैं अभाज्य गुणनखंड। आप लोग को वास्तविक संख्या में अभाज्य गुणनखंड भी आता है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड नाम तो आप लोग इसका पहले भी सुने होंगे 8 क्लास में। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अब ये क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ, गुणनखंड से क्या पता चलता है, उसको तोड़ना। जैसे आपसे कहा जाएगा कि 400 का अभाज्य गुणनखंड बताइए क्या होगा, तो इसका मतलब हुआ कि इसको तोड़ना होगा। क्या करना होगा, तोड़ना होगा। जो संख्या है ना उसको तोड़ दो। तोड़ोगे कैसे, ऐसे हम कर लेंगे, ये 400 लिखेंगे और इसको 2 से कटाएंगे। 2 से कटाएंगे कितने बार में, 200 बार में, क्योंकि भाग देने आता है ना सबको। 2 दूनी के 4 और डबल 0, फिर 2 से 100 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 50 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 25 बार में कटेगा। फिर इसको 2 से तो नहीं कट सकता, 5 से कटेगा डायरेक्ट, तो 50 25 और फिर 5 से कटाएंगे 1 टाइम्स। ओके, तो जब हमने 400 का अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया, देखो 1 2 3 4, 2 4 आया है, नहीं 4 2 आया है, 4 न 2 आया है। 4 कितने बार आया है, नहीं 2 4 बार आया है। 1 2 3 4, 2 कितने बार आया है, 4 बार। और 5 कितने बार आया है, 2 बार। 5 कितने बार, 2 बार। तो ये जो आया है, ये जो आया है ये 400 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो कोई भी संख्या दिया रहेगा और उसका अभाज्य गुणनखंड कहने के लिए बोले तो आप उसको तोड़ डालो। कैसे तोड़ोगे, इस तरह से भाग दे करके। ठीक है, आपसे हम बोल दें कि आप 75 यानी 75 का अभाज्य गुणनखंड करो, तो ऐसे ही तोड़ डालोगे। आपसे बोलेंगे 1000 का करके दिखाओ अभाज्य गुणनखंड, तो आपको उसको सबसे पहले छोटे नंबर से कटाना है, फिर उससे बड़े नंबर से, फिर उससे बड़े नंबर से कटा देना है। तो ट्राई करो 75 को कटा करके, उसके बाद 1000 को कटा करके। क्या आप कटा पा रहे हो या नहीं कटा पा रहे हो? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है,
तो अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल है, जो कि आप लोग पढ़ लिए। आपके प्रश्नावली में भी अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन काम में आने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का वास्तविक संख्या के लिए, ठीक है। आइए इसको हटाते हैं और हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। देखिए आप लोग बचपन में एचसीएफ सीखे थे और एलसीएम सीखे थे, ये दोनों चीज आप लोगों ने सीखा था ना। यहां भी आपको 10वीं क्लास में भी पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है यहां निर्भर करता है आपको टॉपिक के ऊपर, ठीक है। जो आपने पहले एलसीएम पढ़ा था वो सही पढ़ा था, एलसीएम जो पढ़ा था वो भी सही पढ़ा था, लेकिन रूल चेंज हो गया। अब यहां पर रूल क्या है वो सीखेंगे, ठीक है। पहले याद रखिए कि जब भी हम लोग पूरा डीपली में जाएंगे इसको, जब भी आप लोग एचसीएफ पढ़ते हो उसमें 2 संख्या होना जरूरी होता है। कितना संख्या? 2 संख्या। मान लो 2 संख्या नहीं रहेगा तो आप एचसीएफ बता पाओगे? अब एक संख्या का कहीं एचसीएफ निकाले हो? नहीं निकाले हो ना, कभी ना कभी 2 होगा या उससे ज्यादा होगा। तो एचसीएफ के लिए हमेशा 2 संख्या होना जरूरी है। यदि आप एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के लिए भी 2 संख्या होना जरूरी है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक सिर्फ संख्या से आप एलसीएम निकाल दो या एचसीएफ निकाल दो, ऐसा आपने कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो याद रखिएगा कभी भी एचसीएफ और एलसीएम की बात की जाए तो 2 संख्या होना जरूरी होता है, याद रहेगा। तो उसी टॉपिक पर हमारा यहां से 10वीं क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। जब आप क्वेश्चन कराएंगे तो ये बात आपको ज्यादा समझ में आएगा, आप बस अभी पढ़ लो। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। जब 2 संख्या का गुणनफल कहा जाए तो एचसीएफ और एलसीएम फार्मूला लगाइएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। अब एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, हम प्रश्नावली में क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पर बताएंगे। आप बस इतना याद रखो, एचसीएफ हमेशा 2 संख्या से ही निकलेगा, एलसीएम भी 2 संख्या से निकलेगा। तो यदि आपसे कह दिया जाए कि 2 संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है तो कहिएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, याद रहेगा। अब यहां से आपसे कह दिया जाए कभी कभी कि एचसीएफ का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, आपसे क्या पूछ दिया गया, एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो एचसीएफ के बराबर में क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल। तो रख देंगे एचसीएफ के बराबर में 2 संख्याओं का गुणनफल, लिखो 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब देखो तो ये चीज गुना कर रहा है तो बराबर में जाएगा तो क्या कर देगा? भाग। तो यहां पर आ जाएगा ये भाग, ठीक है। तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या निकाला? 2 संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम, जो कि आपको प्रश्नावली में काम देने वाला है। यदि आपसे एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम का भी सेम फॉर्मूला, बस उल्टा हो जाता है। एलसीएम के बराबर क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल, लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ओके। अब देखो तो यहां एलसीएम में एचसीएफ क्या कर रहा है? गुना कर रहा है, बराबर के साइड जाएगा तो भाग कर देगा, तो क्या हो जाएगा? बटे में एचसीएफ। तो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। यदि आपसे एचसीएफ का फॉर्मूला पूछा जाए तो 2 संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम होता है, जब एलसीएम पूछा जाएगा तो 2 संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी प्रश्नावली में एचसीएफ निकालने के लिए बात कही जाएगी, एलसीएम निकालने के लिए बात कही जाएगी और 2 संख्याओं के गुणनफल निकालने की बात कही जाएगी, तो वहां पर बहुत काम देने वाला है। तो आप लोग को वास्तविक संख्या में एचसीएफ और एलसीएम भी पढ़ना है, जो कि हम फार्मूला लिखवा दिए। जब प्रश्नावली बताएंगे तो वहां भी समझाएंगे। बहुत मेहनत करना है, हम तो करेंगे, आप लोग को भी करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा यदि मेहनत करोगे तो, ठीक है। अब एचसीएफ एलसीएम खत्म हो गया, अब आता है शांतवर्ती और अशांतवर्ती। चलिए उसको भी देख लेते हैं। आइए देखिए, 2 चीज हमने बोला, एक हमने बोला शांत आवर्ती
ठीक है, और एक हमने बोला अशांत आवर्ती। दोनों में देखो अंतर क्या है ये समझो। ये आपको पढ़ना है, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। आपके एग्जाम में भी 2 से 3 मार्क्स का आता है सिर्फ इस पे क्वेश्चन, और 1 नंबर का आता है, ठीक है, 1 नंबर वाला आता है। तो शांत आवर्ती किसे कहेंगे? जिसके हर में, हर अंश और हर जानते हो ना, पहले आपको समझा देते हैं अंश और हर। यहां पर अंश बटे हर, ये आप लोग पढ़े होंगे। अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो शांत आवर्ती कैसे पहचानेंगे किसी भी संख्या को कि शांत है या अशांत है? उसको पहचानने के लिए रूल होता है कि यदि हर में, कहां पर हर में 2 के पावर n हो, 2 के पावर n हो और 5 के पावर n हो, समझ रहे हो? यदि कोई संख्या को गुणनखंड करने पर, याद रखिएगा हमेशा, कोई भी संख्या को शांत और अशांत पहचानना हो तो हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले उस संख्या को गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद यदि वो 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में आएगा, उससे हम लोग शांत आवर्ती बोलेंगे। या सिर्फ 1/2 के पावर n हो, मतलब सिर्फ 2 हो, 5 ना हो, फिर भी उसे शांत बोलेंगे। या 1/5 के पावर n हो, तभी भी हम उसको शांत बोलेंगे। मतलब दोनों साथ में हो, 2 के पावर n और 5 के पावर n हो, साथ में हो, फिर भी उसको हम शांत बोलेंगे। सिंगल आ जाए 2 के पावर n बट्टे में, यानी अंश में नहीं, हर में, फिर भी उसको बोलेंगे शांत। यदि 5 के पावर n आ जाए फिर भी बोलेंगे शांत। याद रहेगा। अब चलो अशांत कब बोलेंगे? तो जिसके हर में कोई अलग नंबर आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाए। मान लो 2 है और 5 है तो उसको तो शांत बोलेंगे। लेकिन 2 और 5 के, 2 के पावर n और 5 के पावर n के अलावा, अलावा मतलब क्या होता है? इसको छोड़ करके, इनको छोड़ करके कोई भी नंबर आ जाता है इनके साथ या सिंगल, उसको हम लोग अशांत आवर्ती बोलते हैं। तो शांत और अशांत कुछ नहीं था, बहुत ही एक छोटा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। जब हम लोग प्रश्नावली करेंगे तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से बताएंगे। एक ऐसे हम मान लो कि लेते हैं क्वेश्चन कि 1/10 आपको बताना है कि शांत है कि अशांत। कैसे करोगे? हमने क्या कहा कि सबसे पहले नीचे जो हर में है ना, इसको गुणनखंड करेंगे, जो कि आपको गुणनखंड पहले सिखा दिए। गुणनखंड कैसे करेंगे? यानी भाग करेंगे 10 में, ऐसे 2 से 5, 5 से ये पूरा पूरा कट गया, यानी क्या होगा? 10 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5 होगा। 2 और 5 आया ना, क्या बोलेंगे? शांत आवर्ती। अब हम ले लिए 1/9, अब क्या होगा? 1/9 को क्या होगा? 3 गुना 3, 2 5 है इसमें, नहीं है तो बोलेंगे अशांत आवर्ती। ये होता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हमें सर्दी हो गया है तो बार बार नाक में खुजली हो रहा है, ठीक है, इसके लिए सॉरी। ओके, आज क्लास इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सर्दी हो गया यार। ओके, बार बार नाक को खुजली करना पड़ रहा है तो पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था, बट बोल दिए थे कि इस तारीख से हमारा बैच शुरू हो रहा है तो शुरू कर ही दिए। ओके, तो चलो, उम्मीद करता हूँ कि वास्तविक संख्या का जो टॉपिक था, जो फार्मूला यूज होने वाला था, आज हमने आप लोग को पढ़ाया। यदि आप लोग के सारी बातें समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नहीं भी समझ में आएगा कोई बात नहीं। आपको प्रश्नावली कौन कौन सा पढ़ना है? 1.1 पढ़ना है, 1.2 पढ़ना है और 1.3 पढ़ना है। इन तीनों में सारे यूज होंगे। अब जो 1.1 में यूज होगा ना, एक बार और पढ़ाएंगे आप लोगों को, उसके बाद हम प्रश्नावली कराएंगे। 1.2 में जो फार्मूला थ्योरी यूज होगा उसको पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रश्नावली को पढ़ाएंगे। 1.3 में जो यूज होगा थ्योरी फार्मूला उसको पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन को कराएंगे। तो ऐसे पढ़ाने वाले हैं। तो जो लोग हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जल्द से जल्द कार्ब अकाडमी, ये देख लो, शुरू से ही बोल रहे हैं आप लोग को, कार्ब अकाडमी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड करके अपना कोर्स परचेज करो। नहीं परचेज करने आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करो 8383896119 पर, और कोर्स ले लो यार, क्योंकि मात्र 499 रुपीज़ है, और पूरे जब तक आपका 10th कंप्लीट नहीं हो जाएगा, फाइनल एग्जाम नहीं दे दोगे, तब तक के लिए है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए,
फालतू काम करना छोड़ दीजिए, पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। आप एक बहुत छोटे बच्चे हो यार, आप लोग फालतू में इधर टाइम बर्बाद करते हो, जो किसी के पीछे किसी के चक्कर में लगे रहते हो। नहीं रहना है, अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। यहाँ टाइम दोगे सक्सेसफुल इंसान बनोगे, वहाँ टाइम दोगे बर्बाद हो जाओगे, एक दिन रोने लग जाओगे। तो रोने वाला काम नहीं करना है, यहाँ पर हंसने वाला काम करना है, जो सफलता देगी, हंसी देगी, खुशी देगी, आपके पापा मम्मी का नाम रोशन होगा। तो यहाँ मेहनत करिए, वहाँ कुछ करने से कोई प्रॉफिट नहीं है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।